नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट की एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, खास जो है इसी प्रकार के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप जो है इन क्वेश्चंस को तैयार करके अच्छे नंबर जो है सीटेट के एग्ज़ाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 40 लाइक्स का जो है टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली जो है वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और दोबारा जो है यही क्वेश्चंस डिफरेंट जो है भाषा में ये क्वेश्चंस आपको आएगा। ठीक है, जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित जो है अभ्यास के, तब इसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे भाषा का स्वाभाविक रूप से सीखना बताया जा रहा है। व्यवस्थित अभ्यास का मतलब होता है कि औपचारिक रूप से नहीं सीखी जाती, मतलब जैसे कि व्याकरणिक के नियम सीखे ना जाते हो, यहाँ व्याकरण नहीं सिखाया जा रहा है, यहाँ स्कूल की जो है क्लासेस नहीं हो रही है, पाठ्य पुस्तक की जो सिलेबस में जो दिया जाता है वो सब जो है इसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, मतलब जो है आचरण से सीखी जा रही है, देख करके सीख रहा है बच्चा, सामाजिक रूप से मेल जोल करते हुए जो भाषा सीख रहा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा भाषा अर्जन कहेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बहुत आता है जहाँ पे स्वाभाविक हो, जहाँ पे स्वाभाविक शब्द का इस्तेमाल किया जाए और या फिर जो है पारिवारिक शब्द का इस्तेमाल किया जाए, नोट कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, या फिर आचरण शब्द का इस्तेमाल किया जाए कि दूसरों को देख करके अनुवेषण कर लीजिए, सामाजिक शब्दों के इनसे मिलते जुलते वाक्य अगर मिल जाए, है ना, तो ये आपको अर्जन में लगा देना है। अधिगम में जो भाषा अधिगम होता है, भाषा अधिगम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्याकरण के नियम जो है सीखे जाते हैं, व्याकरण सीखी जाती है, या हम कह सकते हैं अगर बहुत ही अच्छे से लक्ष्य भाषा जो है सीखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या होता है? तो विचारात्मक अधिगम का क्या मतलब होता है? थिंकिंग बेस्ड, है ना। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे लर्निंग जिसके अंदर क्रियात्मक कौशल को अर्जित करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। चित्रों और शब्दों इत्यादि के माध्यम से नहीं। विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना नहीं। बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करना। तो विचारात्मक जो अधिगम के अंतर्गत जो होता है वो बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करना होता है। अब विचारात्मक अधिगम में होता क्या है? तो हम इसमें तथ्यों को याद नहीं करते, यहाँ रटना नहीं होता, यहाँ तथ्यों को रटने की जगह रटना नहीं होता, यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कॉन्सेप्ट पे। किस चीज़ पर? कॉन्सेप्ट पे, है ना, इस पर ज़्यादा फोकस होता है हमारा, रटने पर फोकस नहीं होता। विचारात्मक इसमें हमको विचार करना पड़े। जैसे एक उदाहरण से आप पढ़ लीजिए। अब हमने उदाहरण बताया कि क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं। अब ये एक विचारात्मक अधिगम है, ये एक विचारात्मक प्रश्न है जहां पे हमने पूछा क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं। तो अब आपको इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं। तो आपने देखा यार, मैना उड़ सकती है, तोता भी उड़ सकता है ना, और बगुला भी उड़ सकता है। ऐसे जो है बहुत सारे जो है पक्षियों के नाम याद करते हैं कि सभी उड़ सकते हैं। फिर आपने कहा यार सभी पक्षी उड़ सकते हैं, फिर एक ने कहा सभी पक्षी कैसे उड़ सकते हैं, शुतुरमुर्ग भी तो एक पक्षी है, तो शुतुरमुर्ग तो जो है उड़ता नहीं है। हाँ यार, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, तो ये एक विचारात्मक है। फिर किसी ने कहा, फिर तीसरे दोस्त ने कहा अबे शुतुरमुर्ग तो छोड़ो, वो तो है। उसके बाद पेंगुइन भी तो पक्षी के श्रेणी में आता है, तो पेंगुइन भी जो तो है उड़ नहीं सकता, तो पेंगुइन भी उड़ नहीं सकता। इस तरीके से जो है जवाब होते हैं। तो आंसर हो गया कि भैया सभी अधिकतम पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो उड़ नहीं पाते हैं और वो पक्षी की श्रेणी में आते हैं। यहां पे बात समझ गए। अगला क्वेश्चन है, चोम्स्की के अनुसार डैश 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 के कारण बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे चोम्स्की का नाम आ जाए तो यहाँ पे एक बात आपने दिमाग में बैठा लेना कि जो भाषा होती है वो जो है बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। जन्मजात, जन्म से बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है।
आंसर हो गया ऑप्शन डी, भाषा अर्जन क्षमता इसका नाम दिया गया, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसका नाम जाता है ना। और भारतीय जो समाज होता है ये भाषा सीखने में हमारी हेल्प करता है। कौन करता है? हेल्प करता है। समाज जो है हमारी भाषा में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चोम्स्की की अगर बात आए तो भाषा अर्जन क्षमता को तुरंत आंसर लगाना है, LAD इसे कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जो है व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है? व्याकरण शिक्षण की बात कर रहा है ना। यहाँ पे व्याकरण शिक्षण की बात कर रहा है। तो भैया व्याकरण शिक्षण को पढ़ाने के लिए वास्तविक संप्रेषण का होना बहुत ज़रूरी है भाई, वास्तविक संप्रेषण का होना ज़रूरी है। व्याकरण के जो है प्रासंगिक जो नियम होते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। संप्रेषण के लिए अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण को जो है व्याकरण के नियम जो है याद करने या सीखना। तो यहाँ पे भाई एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे कंठस्थ करना, नियमों को याद करना, रटना, ये जैसे शब्द निकले आए तुरंत आपको काट देना है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। मैंने टैग वर्ड में ये क्वेश्चन कराया भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा जो है टीचर को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कक्षा में के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या टीचर को बच्चों के पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए? तो किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए बच्चों को जो पृष्ठभूमि, मतलब एक टीचर को क्या पता होना चाहिए एक बच्चे के बारे में। एक तो उसकी भाषिक जो है पहचान होनी चाहिए कि भैया कहीं पंजाबी है ना, कोई जो है तेलुगु बोल रहा है, मैं उदाहरण से दे रहा हूँ, कोई जो है भाषा के संबंध में गांव की भाषा बोलता है, ठीक है। तो ये भाषिक जो पृष्ठभूमि होती है ये पता होना चाहिए कि हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, क्या बोलता है, ताकि आप उसी के अनुसार जो है बच्चों का जो है क्रिया जो है एक्टिविटीज़ करा सके। भाषिक पृष्ठभूमि की पहचान होनी चाहिए। दूसरी है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की पहचान होनी चाहिए। भाई देखिए हिंदू धर्म में हम लोगों की भाषा जो है हिंदी है। अब अगर जैन अगर जो है पंजाबी होंगे तो वो पंजाबी बोलेंगे, तो सांस्कृतिक पहचान उनकी बदल गई, भाषाई पहचान भी अलग। तो भाषिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, ध्यान रखिएगा, सामाजिक जो है पहचान का भी होना बहुत ज़रूरी है। किस समाज से आता है, गांव से आता है कि शहर से आता है, ठीक है। कई बार देखिए आप शहर की भाषा अलग होती है, गांव की भाषा अलग होती है, उनके शब्दों का जो है प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, कुछ शब्द जो है डिफरेंट बोले जाते हैं। तो तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मेल देख लेते हैं। यहाँ पे सामाजिक तो दिया गया है लेकिन व्यवसायिक दिया गया है, तुरंत काट लेंगे। यहाँ पे आर्थिक दिया गया है, यहाँ पे काट लेंगे। यहाँ सांस्कृतिक के साथ आर्थिक दिया है, इसे काट देंगे। यहाँ भाषिक और सांस्कृतिक दिया है तो मेल खा रहा है, ऑप्शन यहाँ पे ए। नोट कर लीजिएगा बच्चे, इसको क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, ठीक है। देखिए मैं सारे पेपर जब भी मैं आपको बनाता हूँ पूरे मन से बनाता हूँ, इतने मतलब मैं देखिए आप मेरे अगर चैनल में जाएंगे तो मैं डेली आपको 4 पेपर नहीं देता, मैं चाहूँ तो आपको 4 नहीं 6 पेपर दे दूँ, और कोई ना कोई तो पेपर देखेगा ही देखेगा। भाई आप नहीं देखेंगे तो कोई और देखेगा वीडियो, लेकिन कोई ना कोई देखेगा। आप दूसरे चैनलों में जाएंगे तो 2-2, 3-3 साल में वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हज़ार जो है पेपर अपलोड कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको एक पेपर मिले लेकिन बिल्कुल बेहतरीन पेपर मिले। भाई मैं ऐसे अगर 30 पेपर भी पूरे पेपर के समय तक करा पाया तो 30 पेपर में 30 क्वेश्चन हुए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए 900 क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। उसमें से कुछ रिपीटेड होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे। और आप जानते हैं कि मैं जो है मॉडल पेपर कराता हूं, नए क्वेश्चंस कराता हूं, उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं सिलेबस पे। और प्रीवियस ईयर भी बताता रहता हूं कि ये भैया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर आधारित क्वेश्चन है। और मेरे क्वेश्चन आपको जब मैं मॉडल पेपर कराता हूं तो मेरे पेपर आपको क्वेश्चंस जो है किसी कॉपी में नहीं मिलेंगे, ना किसी पेपर में मिलेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल नया पेपर कराता हूं, है ना। मैं खुद जनरेट करने की कोशिश करता हूं कि पेपर में किस तरीके से हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है कि डैश डैश के अध्ययन की वकालत करता है। तो देखिए राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, एनसीएफ जो है, वो एक तो पहली बात तो नेशनल करिकुलम जो है मातृभाषा की बात करेगा। यहाँ पे मातृभाषा 2 जगह दिया गया है, समूची यहाँ पे, इसको तो तुरंत ही काट देना, ये भी काट देना। उसके बाद
घर की भाषा या मातृभाषा एक ही होती है। शास्त्रीय भाषाएं जिसमें 6 भाषाएं का जिक्र किया गया है, इसकी भी बात होगी। आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक और विदेशी भाषा मतलब अंग्रेजी। तो भैया देखो, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा का तो जिक्र होता ही है। यहाँ पे मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, राज्य की भाषा, संस्कृत, पाली और प्राकृत ये सब जो, तो पाली और प्राकृत की बात ही नहीं हो रही है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही नाम मात्र है। और ये नाम मात्र क्या है, पाली और प्राकृत तो बहुत पुरानी भाषा है। पाली जो है बुद्ध के समय बोली जाने वाली एक भाषा थी और प्राकृत भाषा बोली जाती थी महावीर के समय। तो इतनी पुरानी भाषाओं का तो आज के समय में है भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल था। कई बच्चे बी आंसर लॉक करते हैं तो वो चीज़ें गलत होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसका शैक्षिक जो है निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या होना चाहिए। तो देखिए, भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व मतलब बेहतर हो सके, या फिर बच्चों को विविध जो है संदर्भ के अनुभव करने और विविध जो है अनुभवों को स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाए। आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए, क्या होना चाहिए कि अगर बच्चों को भाषा में परिपक्व होना है, भाषा की समझ विकसित करनी है, तो उनको जो है विभिन्न संदर्भ में अनुभव करने और जो है उन्हीं विविध अनुभवों को स्वयं से जोड़ने के अवसर दिए जाने चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा की कक्षा में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन गलत किया है तो ये मैं कहूँगा थोड़ा सा ध्यान से पेपर को सॉल्व करिए। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। एक बच्ची जो है अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वो विद्यालय में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखती है। कहाँ पे सीखती है? स्कूल में सीखती है। तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में उसके जो मित्र हैं उनसे वो मराठी भाषा सीखती है, बहुत अच्छे तरीके से सीखती है। आप मराठी भाषा के सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? अब देखिए, एक बच्ची जो कि बिहार से मुंबई आई, मुंबई की भाषा मराठी है, बिहार की भाषा एक तरीके से भोजपुरी टाइप की है, लोक भाषा है वहाँ की, है ना। तो मुंबई आती है तो मराठी सीख रही है। अब मराठी वो सीख नहीं रही है, कहाँ सीख नहीं रही है? स्कूल में नहीं सीख रही है मराठी। देखिए आप देखिए, स्कूल में उसे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सिखाई जा रही है। मराठी वो क्या सीख रही है? वो अपने दोस्तों के साथ मेलजोल से सीख रही है। तो जहाँ पे मैंने क्या कहा था, भाषा अर्जन में क्या होता है, एक तो सामाजिक रूप से सीखना होता है भाई, सामाजिक रूप से सीखना होता है, अनुभव से सीखना होता है। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ें इन्वॉल्व है सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से मतलब वो अपने पड़ोस, अपने दोस्तों के साथ सामाजिक रूप से मेलजोल करके वो सीख रही है सामाजिक भाषा। अनुभव से सीख रही है, कोई कुछ बोल रहा है उसके भी शब्दों को यहाँ पे देख कर अन्वेषण जो है क्रियाओं के द्वारा सीख रही। तो इसके द्वारा अगर सीख रही है तो यहाँ पे भाषा अर्जन हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और कितना बड़ा सा क्वेश्चन है ना। और कई बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। ठीक है, किसी शिक्षार्थी को एक जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं, वहाँ पे कुछ संकेत मिलते हैं जो अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये क्रिया को किस रूप में जाना जाएगा नाम? तो भैया जो अर्थ ग्रहण करने में अगर मदद कर रहे हैं तो इसे कहेंगे हम अर्थगत संकेत। इसे कहते हैं इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? सेमैनिक, है ना। सेमैनिक का संकेत को कहते हैं क्यूज, है ना। थोड़ा क्लू दो, ऐसा नहीं कहते, सेमैनिक क्यूज इसे कहते हैं। तो ये जो अर्थगत संकेत जो होते हैं, ये अर्थगत जिनका अर्थ निकालना आसान हो, है ना। जैसे अर्थगत होता ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यह संकेत जो है वाक्य को बनाने में आपकी मदद करते हैं। वाक्य को बनाने में, शब्दों को प्रयोग करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे बात याद रखिएगा, सरसरी निगाह से पढ़ने में क्या होता है कि आप किसी चीज़ पे नज़र रखते हैं। मान लीजिए आपने एक किताब खोली और सरसरी निगाह से आप उसमें कुछ ढूंढना होता है, ठीक है। बारीकी से पढ़ने में क्या होता है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। सूत्रात्मक संकेत में जो है चीज़ें याद होती है। अर्थगत में अर्थ क्या है, अर्थ ग्रहण का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना, सारांश लिखना सम्मिलित होता है?
अब यहाँ पे देखिए, सुनने की किस प्रक्रिया में विचार को समझना, अनुमान लगाना अथवा निष्कर्ष निकालना और सारांश लिखना, ये सभी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपको याद होना चाहिए, अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया इसे कहते हैं। ठीक है, अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया मतलब, अधोमुखी मतलब ऊपर की ओर, टॉप डाउन, टॉप से नीचे की ओर, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? टॉप डाउन लिस्टनिंग। ठीक है, याद रहेगा। तो टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम पूर्व ज्ञान या फिर हम पूर्व अनुभव का प्रयोग करके जो है विचारों को हम, यहाँ पे पूर्व ज्ञान, अधोगामी में यार कभी कभी भाषा नहीं बना पाता हूँ। अधोगामी श्रवण प्रक्रिया में क्या होता है कि हम पूर्व ज्ञान और विचारों का प्रयोग करके हम विचार और अनुमान लगाना सीखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, ये बात तो आप नोट कर लीजिए इसको, जो मैंने अभी आपको बोला है। दूसरी बात इसको याद रखिएगा कि ये अर्थ एवं भाव को समझने पर केंद्रित होता है। तो ये अधोमुखी जो श्रवण प्रक्रिया होती है, ये अर्थ को समझने और भावों को समझने पर केंद्रित होता है, ना कि इस पर केंद्रित होता है, टिक मार दिया, ना कि ये ध्वनि और शब्दों को और वाक्यों के निर्माण या वाक्यों के पहचानने पर केंद्रित होता है। ये बात याद रखिएगा। जस्ट इसका अपोजिट जो है ऊर्ध्वोन्मुखी जो है श्रवण प्रक्रिया में, जिसमें ध्वनि शब्दों और वाक्यों पर केंद्रित होता है और भाव पर वो केंद्रित नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो ये सब चीज़ों को आंसर दे करके तुरंत निकल जाऊँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आते हैं, और ये आते हैं, इनको नोट कर लोगे, लिख लोगे बस इतनी भाषा में, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहज जो है मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? तो यहाँ पे मातृभाषा को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सीधा सा है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट जो है इसे कहते हैं। तो 11वें का आंसर हो गया सी। ये जो है प्रत्यक्ष विधि जो होती है, ये लक्ष्य भाषा को जो है मोटिवेट करती है। लक्ष्य भाषा को इसमें जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा लक्ष्य भाषा सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लेना। पांचवी कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध जो है लेखकों की पुस्तक पढ़ाती है। व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। व्याकरण पढ़ाने के लिए क्या कर रही है, वो बहुत सारे बुक्स का इस्तेमाल कर रही है। अब बुक्स का इस्तेमाल कर रही है तो यहाँ पे इसका मतलब होता है भाषा संसर्ग जो है विधि कहते हैं, लैंग्वेज एक्सपोजर। तो भैया क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज का एक्सप्लोर कर रही है ना, लैंग्वेज एक्सपोजर कहते हैं जहाँ पे एक्सपोजर। ठीक है, और एक्सपोजर किससे हो रहा है? प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक पढ़ाते हुए। प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक हो गई या और भी अन्य एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो व्याकरण पढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है? तो भाषा की शिक्षा में रचनात्मकता का मतलब है क्रिएटिविटी से कुछ नया क्रिएट करना और बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर देने की क्षमता को हम क्रिएटिविटी के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षा जो है गतिविधि कराना, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा सामग्री, या फिर खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। हम जब रचनात्मकता की बात करेंगे तो हम ओपन एंडेड वाली चीज़ों को नहीं भूलेंगे। ओपन एंडेड जो है टाइप के बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। अब ओपन एंडेड प्रश्न क्या होते हैं? जिस प्रश्न के, मान लीजिए ये एक प्रश्न है, जिस प्रश्न के कई उत्तर जो है दिए जा सकते हैं। हर बच्चा अपने अपनी तरीके से अपना अपना रोल करते हुए उसमें एक नया जो है उत्तर देखेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि पक्षी उड़ सकते हैं, तो आप मुझे उन पक्षियों के नाम बताएं, कौन कौन से पक्षी उड़ सकते हैं और कौन कौन से पक्षी उड़ नहीं सकते। या फिर मैंने पहला जो क्वेश्चन पूछा था, क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं? तो भाई एक बच्चा, मान लीजिए आप
क्लास 1 के बच्चे हैं, यूकेजी का बच्चा है, उससे पूछेंगे तो आप ये बोलेगा, एक बच्चा कहेगा सर तोता, तोता उड़ सकता है, एक बोलेगा सर पैरट, फिर एक बोलेगा सर पेंगुइन, फिर एक बोलेगा जो है सर जो है बगुला, इस तरीके से जवाब देगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर शुतुरमुर्ग तो उड़ नहीं सकता, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, पेंगुइन नहीं उड़ सकता। तो ये जो टाइप के प्रश्न होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं, खुले प्रश्न होते हैं, जिनकी कई व्याख्याएं हो सकती है और उनके भिन्न भिन्न उत्तर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये रचनात्मकता से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे एक जगह आप नोट कर लो, ओपन एंडेड प्रश्न मतलब इक्वल टू क्रिएटिविटी, रचनात्मकता प्रश्न, ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संज्ञाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे इन सभी को किस रूप में वर्गीकरण करते हैं? मैं आपको बता दूं कि 90% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर रहा होगा, 101%। मैं 2 सेकंड का वक्त देता हूं, आप सोचिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये ना शब्द क्रिया शब्द के रूप में, न निष्क्रिय न सक्रिय, ये विषय वस्तु के शब्द के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। अब विषय वस्तु शब्द के रूप में क्या होता है? जो वाक्य के मुख्य विषय या अर्थ प्रदान करते हो। तो देखिए संज्ञा, क्रियाएं, विशेषण, ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ये जो है किसी जो है मुख्य विषय पर का कंटेंट प्रदान करते हैं। इन शब्दों के बिना जो है वाक्य का अर्थ जो है नहीं बनाया जा सकता, मतलब इन शब्दों के बिना वाक्य का अर्थ अधूरा होता है। इसलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो अगर हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को हिंदी के संदर्भ में अगर हम कोई क्लास दे रहे हैं तो हम व्याकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसके भाषा का प्रयोग की बात करेंगे कि वो बच्चा जो है अपनी भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है ना। उसके प्रयोग को मतलब उसकी भाषा की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम विविध प्रकार के जो है तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसको बोलने का खूब अवसर देंगे, है ना। रोज की जो डेली दिनचर्या होती है ना, उसको एक्सप्रेस करने का मौका देंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 16वें का, इसे कहते हैं कार्य विधिक ज्ञान। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब ये क्या होता है? संरचनाओं के बारे में ज्ञान और इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना। यहाँ पे किसी कार्य को कैसे करना है इसका व्यवहारिक ज्ञान ही जो है कार्य विधिक ज्ञान कहलाता है। तो किसी ज्ञान को कैसे करना है इस बात का ज्ञान ही तो है कार्य विधिक। ये ज्ञान जो है कैसे विकसित होता है? तो ये कार्य विधिक जो ज्ञान होता है ये होता है अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा है ना सीमित अभ्यास के द्वारा, है ना। आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर उसका कैसे प्रयोग करते हैं, क्रियान्वयन कैसे करते हैं, इसी को कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये भी बहुत हार्ड होगा कई बच्चों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, उसको नोट कर लेना, नोट जरूर कर लेना, आता हो या ना आता हो आपको। प्राकृतिक भाषा में संदर्भ पठन सामग्री का क्या स्रोत है? तो भैया प्राकृतिक भाषा में संदर्भ का मतलब ये है कि प्रमाणिक जो है। आंसर हो गया ऑप्शन प्रमाणिक पठन सामग्री। अब प्रमाणिक पठन सामग्री जिनका कुछ वास्तविक जीवन से जुड़ाव हो। भाई संदर्भ पठन सामग्री का मतलब होता है जिनका वास्तविक जीवन से जुड़ाव हो, वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, मतलब है ना, जुड़ाव ना हो, वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। अब वास्तविक जीवन की जो है चीज़ें क्या हो सकती, जैसे हम क्या बोले, हम न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि नॉवेल्स, हम कह सकते हैं डेली के ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बच्चों की जो है सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो अच्छी लेखन क्षमता का परिचायक क्या मानते हैं? सुंदर लिखावट को, या फिर आलंकारिक भाषा को, या सशक्त वाक्य को, या मौलिक विचार को। 18वें का आंसर क्या होगा? आंसर हो गया ऑप्शन डी। जिन लोगों ने आंसर डी लगाया वो सभी यहाँ पे सही होंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
जो है आईक्यू से या तो कमज़ोर होंगे या तो आईक्यू से बहुत ऊपर होंगे, है ना, इस तरीके के बच्चे। या फिर दृष्टिबाधित होंगे, भाई आईक्यू में आ गया तो मैं बात समझ गया, दृष्टिबाधित बच्चे भी जो है विशेष आवश्यकता वाले जो है बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधिक वाले होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, ये सभी विशेष आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे बच्चों की हम बात करें और इनके भाषा के आकलन की बात करें तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है उनकी क्षमता का, कि उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब पता चला शारीरिक रूप से कोई अक्षम है और आप कह रहे हो कि यार ये लिख नहीं पाता, अब भाई उसका हाथ ही नहीं काम करता तो कैसे लिखेगा, है ना। अब कोई आंख से देख नहीं पाता, कह रहा हो देखो मैं उसको 2 बार बॉल फेंक के मारा लेकिन वो बॉल ही नहीं कैच पा रहा, बार बार उसके सर पे लग जा रही, तो इस तरीके की बात हो रही है यहाँ पे। बात समझ गए। भाषा आकलन के संदर्भ में भाषा की बात कर लीजिए, केवल पढ़ाई लिखाई की बात कर लीजिए, है ना, तो हमें क्षमता और उसकी सीमाओं का भी ध्यान होना चाहिए कि क्या बच्चे में क्या कमियां हैं और उसको जो है किसी और तकनीक से, किसी और तरकीब से जो है हम उसको उसी टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। बच्चे जो है भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें रोका जाए। भाई रोकोगे तो वो सीखेंगे कहाँ, जब उन्हें प्रोत्साहन मिले या अच्छी पुस्तक मिले या भाषा में निपुण अध्यापक मिले। तो यहाँ जब उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, जब उन्हें प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें प्रोत्साहन, जब आप कहते हो कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया बेटा बेटा, है ना, ये देखो ये लो टॉफ़ी, है ना, ज़्यादा नहीं गिफ्ट देना है लेकिन एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। तो प्रोत्साहन जब मिलता है तो बच्चा और जो है उसमें जो है सीखने की प्रक्रिया उसकी बेहतर हो जाती है। ठीक है, यही प्रोत्साहन जो है हम इसको कहते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार प्रभाव का। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं प्रभाव का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम। किसी के प्रभाव में आकर के हमारे सीखने का जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देना होता है। ठीक है, किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के, ठीक, यहाँ पे प्रोत्साहन मिला, उसके प्रभाव में आकर के आपने अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा दिया। यहाँ बात समझ गए। रमेश जो है 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वो सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय कई बार अटक जाता है, संभवतः ये ग्रसित है। अब देखिए, अगर बच्चा सामान्य रूप से सही है, ठीक है, लेकिन पढ़ते समय अटकता है तो उसे डिसलेक्सिया है। अब डिसलेक्सिया में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे को जो है कई बार शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है। क्या? शब्दों को पहचानना, शब्दों को पहचान जो है उसकी दिक्कत होती है। ठीक है, कई बार जो है वो बार बार अटकता है चीज़ों को पढ़ते हुए, है ना, या फिर अक्षर को उल्टा लिखता है, या फिर अक्षर को उल्टा लिखता है, बी को डी लिख देगा, है ना, डी को जो है ई को 3 लिख देगा, इस तरीके से लिख देगा, है ना, एम को डब्ल्यू लिख सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा आकलन के बारे में सही नहीं है? तो भाषा आकलन के संबंध में सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सही नहीं है, वही अभी मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया ना। यहाँ भाषा आकलन के बारे में सही है, वही मैं कहूँगी ये क्या चीज़ हो गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो देखिए, भाषा आकलन के बारे में सही है तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, ये संदर्भ में सही है। अब भाषाई निपुणता क्या होती है? जैसे भाषाई निपुणता क्या होगी? लिखना, रीड करना, राइटिंग, लिखना, पढ़ना, बोलना, है ना, स्पीक, लिखना, पढ़ना, बोलना, है ना, और उन शब्दों का प्रयोग करना, कैसे उनका शब्द, इन सभी चीज़ों को मिला करके कैसे प्रयोग किया जाता है, यही भाषा निपुणता होती है। तो ये भाषा आकलन के संदर्भ में सही मानी जाएगी। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी, बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है, गलतियों के विषय में सही है? तो यहाँ पे 23वें का देखिए आंसर क्या है। त्रुटियाँ जो होती हैं, गलतियाँ जो होती हैं, ये टीचर और जो बच्चे, मतलब ये बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि है। तो भैया देखिए, गलतियां जो होती हैं ये सीखने में आपकी मदद करती हैं, और किसकी मदद करती हैं? टीचर की भी मदद करती हैं, है ना, गलतियां, और बच्चे की भी मदद करती हैं। आंसर हो गया यहाँ पे ए। कक्षा 5 की भाषा जो है, टीचर अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री का प्रयोग करती है।
अब मतलब वो भाषा शिक्षण के संदर्भ में रोज़ जो है समाचार पत्र या भोजन तालिका, मतलब जो आप मेनू कार्ड लेके आते हैं ना होटल में, है ना, उसका, या रेल यात्रा की टिकट जो है आदि लेकर के आती है, वो अधिगम के लिए क्या कर रही है। तो ऐसा जो होता है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने से बच्चों के तो एक तो वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है ना। न्यूज़पेपर उनके घर में भी आता है, वो भी उसके मम्मी पापा भी होटल में या कहीं रेस्टोरेंट में या ढाबे में खाना खाने जाते हैं जहाँ पे मेन्यू कार्ड आता है। तो कई बार जो है बच्चा जब वो चीज़ों को देखता है तो तुरंत कहता है कि हाँ ये तो मेन्यू कार्ड है। इस तरीके से ये रेल यात्रा की टिकट या किसी बस की टिकट हो, तो ये जो होता है यहाँ पे 24वें का आंसर हो गया, ये अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है। तो वो अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए ऐसा कर रही है। ठीक है। एक भाषा टीचर सामाजिक विषय के साथियों के साथ मिलकर भाषा की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है। तो एक टीचर ने क्या किया कि यहाँ पे होमवर्क दे रहा है भाषा की विविधता के संबंध में, और शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने, पोस्टर तैयार करने के लिए कहता है, और इनको पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, इतिहास, भूगोल, संस्कृति और राजनीति के अन्य पुस्तक दस्तावेजों को पढ़ने के लिए कहता है या पढ़ता है। तो ये अधिगम प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब ये देखिए, बहुत सारे बच्चे तो इसको झूल गए होंगे क्वेश्चन में, पर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक टीचर जो है वो देखिए सब कुछ पढ़ाने की बात कर रही है। तो एक टीचर क्लास की भाषा तक सीमित नहीं रख रही है, वो अन्य भाषाओं में भी है। तो यहाँ पे देखिए इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति, अन्य पुस्तकों को भी पढ़ने के लिए बात कर रही है। तो यहाँ पे समूची पाठ्य चर्चा में भाषा का जो है यहाँ पे प्रक्रिया कहलाएगी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ है जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे। आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए सीखी, मतलब भाषा अर्जन के संदर्भ में यह बात हुई है। बिना विद्यालय के जो सीखी है वो भाषा अर्जन है। बाद में अब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप जो है अंग्रेजी भाषा जो है धारा प्रवाह बोलते हैं। आपने विद्यालय गए तो वहाँ पे आपने सीखी, अब आप धारा प्रवाह बोलते हैं। जब आपकी प्रथम भाषा किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे प्रथम भाषा आपका किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है। अब आपकी प्रथम भाषा, तो देखिए आपने भाषा सीखी, आप हिंदी बोलते थे, तो हिंदी आपकी मातृभाषा थी। क्या थी? हिंदी आपकी मातृभाषा थी। और मातृभाषा किसका उदाहरण है? अर्जन का। भाषा अर्जन का उदाहरण है, जो सामाजिक आचरण देख रेख करके माता पिता के साथ रह करके उठ बैठ करके आपने सीखी है। और यहाँ पे स्कूल में आपने जो सीखी है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ये सब जो भाषा है, ये अंग्रेजी आपने जो सीखी है, ये अधिगम का उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर हो गया 26 का बी। 26वें का आंसर हो गया बी। ठीक है। भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके जो है समर्थ बनाती है। तो भाषा की जो दक्षता होती है वो जो है बच्चों को ये जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का यूज़ प्रयोग करना होता है। तो भाई भाषा की दक्षता, आप में भाषा की पकड़ कैसे महसूस होगी। कोई कहता नहीं है कि अरे यार भाई इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप भाषा का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। एक राइटर, लेखक जो होता है उसका प्रयोग देखिए भाषा का कैसे करता है। एक सिंगर जो गाना लिखता है, कविताएं लिखता है, उसकी भाषा की पकड़ देखिए आप कैसे होता है ना। जो ये सारी किताबें आप समझिए ना, तो भाषा की दक्षता ऐसे ही पहचानोगे ना कि उस भाषा का प्रयोग कैसे हो रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ई। 27 का आंसर हो गया क्या? आंसर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश जो है एक व्यक्ति का नाम है, एक बच्चे का नाम है, जो ईश्वर को इस तरीके से उच्चारित करता है, उसका दोष क्या कहलाएगा। तो ये जो दोष है, 28वें के दोष को हम स्वर लोप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर लोप कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न जो है कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है। बहुभाषिता कक्षा में जहाँ पे कई भाषी के बच्चे हों, हिंदी भी बोलते हो, पंजाबी भी बोलने वाले बच्चे हों, मराठी भी बोलने वाले बच्चे हों, है ना, गांव की एक भाषा बोलने वाले भी बच्चे हों। तो इस तरीके के अगर कई भाषा वाले बच्चे हों तो हमें जो है कौन सा प्रश्न जो है यहाँ पे इस तरीके के प्रश्नों को पोषित कर रहा है। तो यहाँ पे फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। भाई फूल का मान लीजिए रोज़ है। अब रोज़ को हिंदी में कहते हैं गुलाब, ठीक है, और तेलुगु में पता नहीं उसको क्या कहते हैं भाई, मुझे नहीं पता, तेलुगु मुझे नहीं आती। तो इंग्लिश में कहेंगे रोज़, गुलाब कहेंगे हिंदी में, और तेलुगु में से कुछ और कहेंगे।
है ना। तो यहाँ पे देखिए भाषा का अपने अपने तरीके से प्रयोग हो रहा है, इंग्लिश प्रयोग करने वाला कोई और बहुभाषिता, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुभाषिता को जो है पोषित कर रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली गलतियों पर बार बार टोकने से क्या होता है। तो जब बच्चा बोलता है, बातचीत करता है, हम लोग जैसे आपस में बातचीत करते हैं और हमें हमारी गलतियां, मान लीजिए कोई गलती हम गलत भी बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस भी गलत बोल रहा हूँ, या मेरा कोई शब्द का जो है मान लो एजुकेशन की जगह मैं एटुकेशन बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, तो हमको इसको टोकना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो गया 30 का क्या है आंसर यहाँ पे, अगर हमें बार बार हमें कोई टोका जाएगा, त्रुटियों पर बार बार टोकने से बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, मतलब उनको शर्म आने लगती है, फिर वो बातचीत करना छोड़ देते हैं। तो अक्सर हम लोग भी, अगर मान लीजिए हम कोई बात करें और जो 4 लोग बैठ करके उसी बातचीत को रोक रोक के बार बार पे मेरा टांग अड़ाएं, या मेरे को बोलने का मौका न दें, या फिर मेरी भाषा का मजाक उड़ाएं, या मेरी भाषा को बोलने के तरीके का मजाक उड़ाएं, तो मेरा धीरे धीरे उनसे बात करना बंद कर दूंगा, उन टॉपिक्स पे अपनी राय देना बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे बच्चों के संदर्भ में भी ऐसा होता है, वो धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, उनका जो है बातचीत में अभिव्यक्त करने में, अपनी बातों को बोलने में जो है वो चुप होने लगते हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट जो है हिंदी पेडागोजी का वीडियो समाप्त होता है। आज मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ाई है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बहुत जो है अच्छे तरीके से आज का जो है वीडियो प्रिपेयर किया था, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको तैयार करने भी चलना है। ठीक है, आज का आप जो है ज़रूर टारगेट बताइएगा कि आज आपने जो है कितने क्वेश्चंस का जो है टारगेट अचीव किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है। आज का वीडियो जो है मैंने ही प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।